का शिलान्यास और लोकार्पण संपन्न हुआ और इसी के साथ लखनऊ के विकास का एक अध्याय जुड़ा। उत्तर प्रदेश के विकास गाथा में एक स्वर्णिम पृष्ठ भी जुड़ गया। और अब मैं ग्रीन गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजीव महती जी द्वारा अनुरोध करूंगी कि वो माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को ग्रीन गैस लिमिटेड द्वारा किए गए कार्यों एवं आगामी योजना के प्रमाण पत्र को प्रदान करें। ये सब कुछ हमारे लिए है, हमारे लिए किया जा रहा है। हर गतिविधि जो मंच पर हो रही है उसमें आपकी तालियां जुड़ जाएंगी तो इसकी दिव्यता और भव्यता बढ़ जाएगी। माननीय रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन। 1710 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर दी गई है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और आकांक्षाओं के आधार पर पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ तो राजधानी लखनऊ को बड़ी सौगात यहां पर आज दी गई है का निर्माण कर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि एक बार फिर अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के माननीय रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री आशुतोष टंडन जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री जयप्रताप सिंह जी, श्री मोहसिन रजा जी, श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय विधायक श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री भुक्कल नवाब जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर और जनपद के अध्यक्ष समेत सभी उपस्थित प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भी उनके करकमलों से लखनऊ वासियों को 1700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर जिन परियोजनाओं का भी यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसमें शिलान्यास की योजनाएं लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्मार्ट सिटी मिशन, नगर निगम अमृत योजना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुल 396 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लोकार्पण की लोक निर्माण विभाग, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सेतु निगम, चिकित्सा विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन, नगर निगम अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की 1313 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं यानी कुल 1710 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये बदलते हुए प्रदेश और बदलते हुए लखनऊ का वह दृश्य है
जो आम जन की आकांक्षाओं के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप लखनऊ को बढ़ाने का माननीय रक्षा मंत्री जी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में तेजी से चल रही विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अभियान है। आपने देखा होगा यहां पर जो परियोजनाएं आज लोकार्पित की गई हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हैं। 2 बड़े बड़े ब्रिज हैं जिनका लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग की योजनाएं हैं, व्यावसायिक शिक्षा की हैं, चिकित्सा शिक्षा की हैं, स्वास्थ्य की हैं। यानी हर एक ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए शासन स्तर पर क्या पहल होनी चाहिए, ये स्मार्ट सिटी मिशन के अनुरूप प्रदेश के अंदर 17 ऐसे नगर निगम हैं जिनको 10 भारत सरकार के सहयोग से और 7 को राज्य सरकार अपने स्तर पर कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आम जन की सुविधा को बेहतर करने के लिए, उनके आवागमन को बेहतर करने के लिए, पार्किंग की सुविधा की बढ़ोतरी करने के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों, वे माननीय सांसद, माननीय विधायक, पार्षदगण, महापौर और चेयरमैन, इन सबके सहयोग से 60 ऐसे शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के जो अभियान चल रहे हैं, उसी के क्रम में आज लखनऊ की इन परियोजनाओं का माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपना मूल्य समय देकर के आज इस कार्यक्रम के साथ वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से ही आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन और उनके जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। प्रदेश सरकार इस दिशा में बेहतरीन प्रयास करने का हर संभव उपाय करती है। उसी के क्रम में आज प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक संजाल बिछाया जा रहा है। आप याद करिए कि 14 वर्षों तक इस प्रदेश को कहां लोगों ने पहुंचा दिया था। 14 वर्षों में 2003 में जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने प्रदेश की मुख्यमंत्री पद को छोड़ा था, उसके उपरांत प्रदेश जिस अवनति की ओर गया, हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया और अंततः परिणाम क्या था? आबादी में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की आबादी वाला राज्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम आर्थिक संभावनाओं को देखते थे तो हम लोग देश और दुनिया के सामने कहते थे कि उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था है। निवेश की संभावनाओं को टटोलने की बात जब आती थी तो हम लोग कहते थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12वें और 14वें स्थान पर है। यानी 12 से 14 राज्य ऐसे थे जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश से सरल था। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1947 में जितनी थी, आजादी के बाद कोई विजन विकास का न होने के कारण, आम जन की व्यवसाय और रोजगार के लिए कोई भी इस प्रकार का प्लेटफॉर्म न दिए जाने के कारण लगातार प्रदेश पिछड़ता गया, प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल असर पड़ता गया और अंततः उत्तर प्रदेश अराजकता, दंगा और अव्यवस्था और गुंडागिर्दी का शिकार हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान का एक संकट खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 2012 से 17 के बीच में आप देखेंगे, 5 वर्ष में एवरेज तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। दंगा में एक पक्ष का ही व्यक्ति नहीं मरता था। जन और धन की हानि दोनों ओर से होती थी, लेकिन अंततः ये जन और धन की हानि राष्ट्रीय क्षति होती थी, प्रदेश को पीछे धकेलता था, प्रदेश के विकास को बाधित करता था और यहां के नौजवानों के रोजगार पर, उनके जीवन की संभावनाओं पर ग्रहण लगाने का कार्य करता था। आज हमें
प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, अपने केंद्रीय नेतृत्व के योग्य और यशस्वी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाई। आज उत्तर प्रदेश देश का व्यवसाय की सुगमता के लिए यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पहले 2017 में 2016-17 में 14वें स्थान पर था, आज वही उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। दुनिया का कोई भी निवेश अगर होगा देश के अंदर तो पहले 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम आता है कि हमारी प्राथमिकता वहां पर होगी। और उसके परिणाम आए भी। कोरोना कालखंड में जब हम निवेश ढूंढ रहे थे, चीन से निवेश भाग रहा था, दुनिया के अंदर प्रतिस्पर्धा थी। भारत ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में जो स्थान प्राप्त किया, अब देश के अंदर भी प्रतिस्पर्धा होनी थी, कौन राज्य लेके जाता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना कालखंड में 5,000 करोड़ रुपए की सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की और वहां पर उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। डाटा सेंटर, आज के इस डिजिटल युग में डाटा का अपना महत्व होता है और डिजिटल युग में डाटा के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए आज उत्तर प्रदेश में कई डाटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े डाटा सेंटर के लिए भी उत्तर प्रदेश का ही चयन हुआ है और इसमें शासकीय स्तर पर भी और निजी क्षेत्र से भी तमाम निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त और यानी पूरी तरह प्रस्तुत थी इस महामारी के सामने, तब उत्तर प्रदेश ने 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का निवेश उत्तर प्रदेश में करने में सफलता प्राप्त की। इसका परिणाम है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने उस प्रकार का माहौल दिया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में लोग कहते थे क्या होगा उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा हमने छठी अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर दिया है। उत्तर प्रदेश अब नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में एक लंबी छलांग लगाने की ओर अग्रसर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य हो रहा है, चाहे वह इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का है, नेपाल से जोड़ने वाले सभी मार्ग 4 लेन के बन रहे हैं, बिहार से जुड़ने वाले सभी मार्ग 4 लेन के हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, जो भी हमारी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी होगी ये 4 लेन की होगी। और 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक ऐसा जाल बिछाएंगे जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनेंगी और उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनकर के प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा कि देश के अंदर कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है। और मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय उत्तर प्रदेश के नागरिकों का है, उत्तर प्रदेश वासियों का है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में जिस एक नई सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ा है, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान के बारे में लोगों की एक धारणा होती थी 2017 के पहले। 2003 और 2017 के बीच में जिस संक्रमण काल के दौर से उत्तर प्रदेश गुजरा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर्व और त्योहार कोई भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जाते थे। कोई भी पर्व और त्योहार हो, किसी भी मत मजहब संप्रदाय के पर्व और त्योहार रहे हो, वे शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जा सकते थे। न सरकार की सुविधा मिलती थी, न वहां पे किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था होती थी और न ही सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन मिलता था। उल्टा हतोत्साहित किया जाता था, लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, अपमानित किया जाता था। लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति नहीं। 1991 में माननीय राजनाथ सिंह जी जब शिक्षा मंत्री बने थे, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर नकल विहीन परीक्षा करा करके एक ऐसी युवा पीढ़ी खड़ा करने का प्रयास किया था जो प्रदेश ही नहीं देश के अंदर नेतृत्व देने की क्षमता रखती हो। याद करिए उस कालखंड में जिन युवाओं ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षाओं को पास किया है,
वे युवा आज भी कहते हैं कि हमने माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी के उस दौर में हम लोगों ने बोर्ड की परीक्षाएं पास की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रदेश के अंदर 2003 के बाद से लेकर के 2017 तक यहां पर चाहे वह बोर्ड की परीक्षाएं रही हो, चाहे वह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रही हो, न सत्र नियमित था, न परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई शुचिता का और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाता था। और परिणाम होता था, यहां का नौजवान जब जाता था कहीं तो उनको पहले ही उससे बाहर कर दिया जाता था। नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट था। आज नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ नौजवानों के लिए तमाम प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा ने, उच्च शिक्षा ने, 7 तो नए विश्वविद्यालय सरकारी स्तर पर बन रहे हैं। सहारनपुर में मां शौकंबरी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। आजादी के आंदोलन में इस देश के अंदर अफगानिस्तान से एक अंतरिम सरकार का गठन करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है। आजमगढ़ में एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, सरदेव अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। यानी हर एक फील्ड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मेरठ में दे रहे हैं। हर एक फील्ड में प्रदेश आज विकास की जिन नई संभावनाओं को लेकर के बढ़ा है, ये आने वाले उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने, स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और उस दिशा से आज की 1710 करोड़ रुपए की विभिन्न विभागों की इन परियोजनाओं के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व लखनऊ वासियों को प्राप्त हो रहा है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, यहां पर हेल्थ का भी है, मेडिकल एजुकेशन का भी है, वोकेशनल एजुकेशन भी इसमें है, लोक निर्माण विभाग के भी विभिन्न परियोजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी मिशन से भी जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। उन तमाम परियोजनाओं को एक साथ यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप सब माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लखनऊ वासी विकास की इन सभी योजनाओं का लाभ लेकर के लखनऊ को उन सरदेव अटल जी के संकल्पों के अनुरूप उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे जो आज लखनऊ के अंदर तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की और निवेश की नई संभावनाओं को के रूप में लखनऊ में हम सबको देखने को मिल रही है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी लखनऊ वासियों को 1710 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बेहद ही महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम है। 1710 करोड़ रुपए की सौगात जो मिल रही है लखनऊ वासियों को, जिसमें विकास किस तरह से आगे बढ़ेगा। स्मार्ट लखनऊ, स्मार्ट प्रदेश, ये एक थीम है बाकायदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है 1 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं और अब वो कैसे जो है अपनी बात रखेंगे, क्या कहेंगे, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और मुख्यमंत्री ने हर उस विषय को छुआ है जो एक प्रदेश की बेहतरी के लिए जरूरी होता है। पिछली सरकारों के कार्यकालों का भी जिक्र किया उन्होंने, लेकिन अपना भी जिक्र किया। 2003 से 17 के बीच में किस तरह से प्रदेश में विकास रुका वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर, और अब वो क्या कहेंगे हम आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचों के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, और हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जिन्होंने कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही
उल्लेखनीय कार्य किए, ऐसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, यहां के प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष जी टंडन, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में, लखनऊ के विकास में की जो बराबर चिंता करते हैं, और हमारे श्री स्वामी प्रसाद जी मौर्य, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, प्रदेश सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मोहसिन रजा, मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, महापौर श्री चंद्रिका प्रसाद जी, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री अविनाश त्रिवेदी, विधायक बख्शी तालाब, श्रीमती जया देवी, विधायक मलिहाबाद, श्री सुरेश चंद्र जी तिवारी, विधायक कैन, और श्री बुक्कल जी नवाब, और यहाँ मौजूद मेरे लखनऊ के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, आप सबके बीच में भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। आप सभी जानते हैं कि जब मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में आता हूं तो जनता से बराबर मैं यही कहता हूं कि मैं लखनऊ का सांसद के रूप में जिस तरीके से जो भूमिका का निर्वाह करना चाहता हूं, वह हमारी भूमिका एक सेवक की है। जब भी मैं यहां आता हूं, मैंने बराबर लोगों को कहा है कि मुझसे भाषण की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लखनऊ का तेजी के साथ विकास कैसे हो, लखनऊ हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनकर कैसे खड़ा हो, यही हमारी चिंता रहती है, और सदैव उसी के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, और तहे दिल बतलाना चाहता हूं, शायद आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने समय समय पर जिस तरीके से निगरानी की है, जिस तरीके से रुचि दिखाई है, इसके लिए मैं श्री केशव प्रसाद जी मौर्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे सभी विधायक, यहां के दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सबने यहां के विकास में रुचि दिखाई है। सारे विकास के लिए यदि कहा जाए तो श्रेय सभी को जाता है, उसका श्रेय मुझे नहीं जाता। लेकिन मित्रों, एक बात, जब से मैं एयरपोर्ट से चला हूं, मैंने देखा कि बहुत सारी होर्डिंग्स लगी हुई थी, बहुत सारे लोगों के, हम सब सारे लोगों के चित्र लगे थे। मित्रों, मैं पिछली बार भी आया था, एक बार जब यहां पर ऐसे ही लोकार्पण का कार्यक्रम था, उस समय भी, लेकिन उस समय उसकी चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन मुझे दिल से जो लगा वो मैं कहना चाहता हूं। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी करते। आप इतना करिए कि कम से कम लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जब हम सारे लोगों का चित्र लगाइए, हम लोगों का लगाइए, मत लगाइए, या आपकी मर्जी, लेकिन ऊपर हम सभी के ऊपर कम से कम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का एक चित्र नजर आना चाहिए। मैं यह आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कम से कम एक भी ऐसा पोस्टर नहीं होना चाहिए जिस पर कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र न हो। शायद आप सबको तो जानकारी होगी, दुनिया के दूसरे देशों में भी मैं जाता हूं बहनों भाइयों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति जो आदर और सम्मान का भाव आज भी लोगों के अंदर है, उसकी का जितना ही वर्णन किया जाए वो कम है। इसलिए मैंने इस बात की चर्चा की। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, इसमें कहीं तो मत नहीं है, और मैं केवल उत्तर प्रदेश का होने के नाते और अपनी पार्टी की सरकार है इस नाते नहीं कह रहा। जो भी मैं बात कहता हूं, बराबर मंचों के माध्यम से जो हमारे दिल की आवाज होती है, उसी को शब्दों में बांधने की मैं कोशिश करता हूं। बहनों भाइयों, मैं 2 दिन पहले तमिलनाडु में और जब वहां पर विकास कार्य को लेकर हमारे मुख्य
आवश्यक है। जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश और अपनी पार्टी की सरकार है, इस नाते नहीं कह रहा हूं। जो भी मैं बात करता हूं बराबर मंचों के माध्यम से जो हमारे दिल की आवाज होती है उसी को शब्दों में बांधने की मैं कोशिश करता हूं। बहनों भाइयों, मैं 2 दिन पहले तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में था। मुझे गर्व की अनुभूति हुई जब वहां पर विकास कार्य को लेकर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ हमको सुनने को मिली, तो सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई। लेकिन जिस तरीके से विकास की गति को तेजी दी है हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और एक बात तो हमारे दिल को छू गई, मुझे जानकारी नहीं थी, कल ही हमको जानकारी प्राप्त हुई। कोरोना की महामारी के दौरान इसमें कहीं दो मत नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के दौरान जिस प्रकार से स्वयं कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद अपने दायित्व का निर्वहन किया है और जिस संवेदना के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया है वो अपने में बेमिसाल है। और जो बात मुझे ज्यादा दिल को छू गई वो छू गई कि जिनके अभिभावक नहीं रहे उन बच्चों के, अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी परवरिश की चिंता लेके करेगा तो जो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। कोरोना के दौरान जिस प्रकार से स्वयं कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद अपने दायित्व का निर्वहन किया है और जिस संवेदना के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया है वो अपने में बेमिसाल है। और जो बात मुझे ज्यादा दिल को छू गई वो छू गई कि जिनके अभिभावक नहीं रहे उन बच्चों के, अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी परवरिश की चिंता यदि कोई करेगा तो जो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, यहां के मुख्यमंत्री करेंगे। और उन्होंने की योजना प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और मुझे यह भी बतलाया गया उन्होंने 4,000 रुपये प्रति माह इन बच्चों को देने का फैसला किया है और 3 माह का एक ही साथ 12-12 हजार रुपया इन सभी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे उनको देने का काम किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह जो वही मुख्यमंत्री कर सकता है, जो संवेदनशील मुख्यमंत्री होगा वही कर सकता है, तभी इसकी चिंता नहीं कर सकते। और मैं तो कहना चाहता हूं इस संवेदनशीलता की सराहना, एक भी हाथ ऐसा यहां नहीं होना चाहिए जो तालियां बजाकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार न व्यक्त करे। और यह बात तो सचमुच हमारे दिल को छू गई। नौजवानों की चिंता, नौजवानों की चिंता का जहां तक प्रश्न है, मैं जानता हूं हम भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले होंगे। शहरी क्षेत्र में कोचिंग हासिल करने की तरह तरह के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशंस होते हैं, आईएएस, पीसीएस और बहुत सारे कंपटीशंस हैं, आप सब जानते हैं। केवल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का युवा इसलिए पिछड़ जाता है, उसको कोचिंग की सुविधा जिस प्रकार की प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। इन सबको कोचिंग देने के लिए एक व्यवस्था उन्होंने प्रारंभ की है, अभ्युदय योजना। और अभी डिवीजन के स्तर पर यह प्रारंभ हुई है और उनका यह कहना जल्दी से जल्दी जिले स्तर पर इस प्रकार के कोचिंग क्लासेस चलाए जाएंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब नौजवान जो कोचिंग नहीं हासिल कर सकते वह विधिवत से अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग हासिल कर सके। गांव के कच्चे मकानों में रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले जो परिवार हैं उनके बच्चे भी, बहनों भाइयों, कोचिंग हासिल करके वह भी प्रशासनिक बड़े बड़े दायित्व का निर्वहन वो कर सकते हैं भविष्य में। इन 2-3 चीजों की मैंने इसलिए चर्चा की कि यह तीनों बातें मुझे छू गई। काम तो बहुत सारे किए हैं। अब कानून और व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, अब उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि 2 शब्दों का नाम यदि योगी जी का कोई सुन ले, योगी, तो दिल की धड़कन अपराधियों की बढ़ जाती है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपराधियों के ऊपर तो शक्ति होनी ही चाहिए। अपराधियों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए।
हम यदि राज्य में सुशासन लाना चाहते हैं तो जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी तब तक सुशासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी तब तक राज्य का विकास भी किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। जिस तरीके से कठोर कार्रवाई की उन्होंने, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। मैं केंद्र में देखता हूं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, और ये तो परमात्मा ने एक अद्भुत जोड़ी बनाई है, मोदी और योगी, 2 अक्षर यहां भी 2 अक्षर यहां। अब हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को देखिए। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी को इस पर आपत्ति हो तो समाचार पत्रों में लिख भी सकते हैं। आज हिंदुस्तान के 90% से अधिक ऐसे परिवार हैं जो कि किसी न किसी सरकारी योजना से वह आच्छादित हुए हैं। 90% से ऐसे अधिक परिवार हैं जो कि इन योजनाओं से आच्छादित हुए हैं। वहां केंद्र में हमारे मोदी जी की योजनाएं और यहां पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कुछ योजनाएं प्रारंभ की है, कोई छोटी बात नहीं है। मैंने 90% की बात बहुत संभल कर बोली है, और भी प्रतिशत इससे बड़ा है। हमारी बात गलत न सिद्ध होने पाए इसलिए मैंने संभल कर बोला है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और जो कुछ भी लखनऊ में हुआ है, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष तवज्जो न दी होती, क्योंकि जब भी मैंने रात को भी टेलीफोन कर दिया, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया कि जो भी विकास कार्य लखनऊ में चल रहे हैं, रक्षा मंत्री जी ने कहा है तुरंत उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और एक दिन तो वह समीक्षा बैठक इनके अधिकारियों के द्वारा रात को 11-12 बजे और 1 बजे हुई थी। दिन में हमारा जो टेलीफोन आया था, उसके बाद रात को पहले दिन आया था, तो दिन भर व्यस्तता रही होगी, तो वह समीक्षा बैठक रात को हुई। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एक स्वप्न है लखनऊ के लिए, यातायात की दृष्टि से यह हमारा लखनऊ शहर यह एक सुगम शहर बन जाए। यह हमारी एक चाहत है। काम तो बहुत सारे हैं, छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, मैं चाहता हूं कि लोगों के आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और अधिकतम सुविधा यहां के लोगों को आवागमन में प्राप्त हो सके। मैं देख रहा था एक आंकड़े, 1970 में, यानी लखनऊ नगर की पिछले 20 वर्षों में लगातार आबादी 1 लाख और वाहनों की संख्या लगभग 80,000 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। आप ये कल्पना कर लीजिए कितनी तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। 1970 में जहां आबादी 4 लाख और वाहनों की संख्या मात्र 7-8 हजार हुआ करती थी, वह अब बढ़कर आबादी लगभग 45 लाख की हो गई है और वाहनों की संख्या 26 लाख से ऊपर पहुंच गई। माने सड़कों पर यदि यह फ्लाईओवर्स न बने होते तो लोगों का सड़कों पर चलना कितना दूभर हो जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र से जब आप लोगों ने मुझे सांसद चुना, तो पहला काम 2015 में मैंने किया कि लखनऊ के चारों तरफ 8 लेन की एक रिंग रोड बना दी जाए और 104 किलोमीटर की उस रिंग रोड का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा, इस काम में थोड़ी बीच में इसकी गति कमजोर पड़ गई थी। काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके कारण इसकी गति कमजोर पड़ गई थी। बीच में आपने इसकी समीक्षा कराई थी और यह किसी भी सूरत में यह काम 2022 के 2021 समाप्त होगा। मैं समझता हूं कि 2022 के ज्यादा से ज्यादा जून तक, या ज्यादा से ज्यादा कहिए तो 2022 अक्टूबर तक यह पूरी रिंग रोड बनकर 104 किलोमीटर की लखनऊ के चारों तरफ तैयार हो जाए।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे हैं आप, सांसद हैं लखनऊ से और आज उन्होंने अटल जी को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा।